गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उत्सर्जन कहते किसे हैं। हमारे शरीर में जब भोज्य पदार्थों का पाचन होता है तो उसमें जो पचे हुए पदार्थ होते हैं वो शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा सकते हैं या हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो इन हानिकारक पदार्थों को हमारा शरीर उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। इस क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। अब ये जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं हमारे शरीर में, उसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं। ये उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर उत्सर्जन 4 तरह का होता है। पहला है अमीनो अम्ल उत्सर्जन या अमीनोटेलिज्म। ऐसे जीव जिनमें उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है उनको हम अमीनो अम्ल उत्सर्जन या अमीनोटेलिज्म कहते हैं। जैसे इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव होते हैं, सीपी, घोंघा, इनमें उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल बनता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। जैसे उभयचर यानी मेढक, जलीय कशेरुकी प्राणी, इन जीवों में अमोनिया उत्सर्जित होती है। ऐसे उत्सर्जन को हम अमोनिया उत्सर्जन या अमोनियोटेलिज्म कहते हैं। तीसरे तरह का होता है जहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। ऐसे जीव जिनमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, उनमें नाइट्रोजन मुख्यतः यूरिया के रूप में होता है, उन्हें हम यूरियोटेलिक जीव कहते हैं। स्तनधारी, मनुष्य, मेढक आदि। कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे पक्षी है, सरीसृप है, कीट हैं, इनमें यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस तरह के उत्सर्जन को हम यूरियोटेलिक कहते हैं। अब मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें मुख्य तो उत्सर्जी अंग हमारा वृक्क होता है। ये जो सेम के बीज के आकार की रचना है ये वृक्क होती है और ये हमारे उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे कशेरुक दंड यहाँ होता है, इसके दोनों ओर स्थित होता है। वृक्क के अलावा हमारे जो और उत्सर्जी अंग हैं वो है मूत्र वाहिनियाँ। चित्र में बच्चों यहाँ पे आप लोगों को ये जो वाहिनी दिखाई दे रही है ये मूत्र वाहिनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये मूत्राशय है जहाँ मूत्र एकत्रित होता है और उसके बाद इसे मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर बाहर निकाल देता है। तो हमारा जो उत्सर्जी तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, उसमें वृक्क मुख्य अंग होता है और ये वृक्क मूत्रवाहिनियों में खुलता है और ये मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय में जाती हैं। वृक्क के ऊपरी सतह पर यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि होती है। वृक्क पुरुषों में थोड़ा सा बड़ा होता है और महिलाओं में ये इसका भार थोड़ा कम होता है। वृक्क की जो आंतरिक संरचना है वो थोड़ी सी आप लोग समझ लीजिए बच्चों। वृक्क के किनारे के मध्य में यहाँ पर कीप के समान की ये जो रचनाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम श्रोणि या पेल्विस कहते हैं। यही भाग सकरा होकर देखिए आगे ये चौड़ा है, यहाँ पर देखिए ये चौड़ा है, इसके बाद नीचे जाकर ये संकरा हो जा रहा है। तो ये जो भाग संकरा होते हुए धीरे आपस में यहाँ मिल जाता है और मूत्र नलिका का निर्माण करता है। वृक्क का बाकी भाग ठोस होता है। बाहर के भाग को, वृक्क के बाहरी भाग को, ये ठोस भाग है, इसको हम बल्बफुट
कहते हैं। और अंदर का जो भाग होता है इसे मेडुला कहते हैं। और ये जो कीपनुमा रचनाएं हैं ये पिरामिड कहलाएंगे। अब ये जो वृक्क है, वृक्क की संरचना वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन के द्वारा होती है। जिस तरह हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क की रचना करती हैं, उसी तरह उत्सर्जन अंग यानी वृक्क की रचना वृक्क नलिकाएं करती हैं। और वृक्क में जो मूत्र होता है वो कई प्रक्रियाओं से होकर बनता है। सबसे पहले तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये नेफ्रॉन को या वृक्क नलिका को देखेंगे तो उसमें कपनुमा रचना होती है, इसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पर ढेर सारे रक्त नलिकाएं होती हैं और ये केशिका गुच्छ की जो रुधिर केशिकाएं होती हैं ये अभिवाही धमनिका के द्वारा आता है यहाँ पर रक्त। और इस रक्त में से यहाँ पर जब रक्त ज़्यादा हो जाता है तो रुधिर का दाब बढ़ जाता है, और जब यहाँ पर दबाव पड़ा तो इसमें से जो रुधिर होता है कुछ भाग छनकर ये जो बोमेन्स, ये कपनुमा रचना है, ये बोमेन्स संपुट में आ जाता है। अब इस जो यहाँ पर रुधिर आया हुआ है, छना हुआ रुधिर, इसमें यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज आदि अनेक लवण होते हैं। अब ये जो हमें निस्यंद प्राप्त हुआ, ये जो विलयन हमें प्राप्त हुआ छना हुआ, इसमें जो है ये बहुत हेनले लूप में इसका अब जो भी चीज़ें हैं खनिज लवण जो हैं इनका हेनलेज लूप में अवशोषण फिर से हो जाता है। जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जैसे ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो अम्ल, ये फिर से हमारे शरीर में पहुंचा दिए जाते हैं। फिर बाकी जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं, हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जैसे पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड यूरिक अम्ल, ये सारी चीज़ें विसरण के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है और ये फिर मूत्र नलिकाओं से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। मूत्राशय के बाद ये हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब वृक्क हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है तो ये इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम होते हैं। सबसे पहला काम है हमारे शरीर में जो उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ये यूरिया को घुलित अवस्था में शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। रुधिर में अगर कोई विषैला पदार्थ उपस्थित है तो उसे भी निकालने में सहायता करता है। ये सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा रुधिर के पीएच मान को नियंत्रित करता है। रुधिर का एक निश्चित अम्लीयता या क्षारकता होती है, तो ये वृक्क रुधिर में से उन खनिज पदार्थों को या उन चीज़ों को जो हमारी अम्लीयता या क्षारकता बढ़ा रहे हैं उनको अवशोषित करके रुधिर की पीएच वैल्यू को निश्चित रखता है। वृक्क जो होता है ये पोषक पदार्थों को ऊतक द्रव में निष्कासित कर देते हैं जिससे इसका संतुलन बना रहता है। वृक्क जल और खनिज लवणों का फिर से अवशोषण करते हैं, हमारे शरीर में लवणों की मात्रा को नियंत्रित करते हैं और भ्रूणी अवस्था में वृक्क जो होता है वो आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं का भी निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि ये जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है वो हमारे शरीर को बचाने के लिए होता है विषैले पदार्थों से। हमारे शरीर में जो भी विषैले पदार्थ बनते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको वो हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है।